हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन एट वर्क प्लेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आज के टाइम पर मॉडर्न सोसाइटी में देखा जाए तो जो वोमेन किसी न किसी इस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व है, किसी तरह का कोई काम कर रही हैं, जो वर्किंग वोमेन है, उनके साथ उनके कलीग्स के द्वारा, उनके बॉस के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा किसी न किसी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट करा जा रहा है। तो इस टाइप का जो इशू जो है आजकल सामने आ रहे हैं। अब इस तरह का जो सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है उन वर्किंग वोमेन को, वो वर्किंग वोमेन के साथ, तो उसको किस तरह से उस वोमेन को प्रोटेक्ट करा जाए, उससे किस तरह से उसको बचाया जाए, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हालांकि आज के टाइम पर अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर जो सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन एट वर्क प्लेस, इस पे ऑलरेडी एक्ट बन चुका है। मतलब कि ये ऑफेंस है। अगर कोई भी पर्सन जो किसी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट करता है वर्किंग वोमेन के साथ वर्क प्लेस पर, तो उसको इस एक्ट में जो पनिशमेंट दी है वो उस पनिशमेंट का अंडर आएगा। पर अब हम बात करते हैं उस टाइम की कि जब ये एक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ था, जब वजूद में नहीं आया था। तो एक केस हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, जो कि है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो उस टाइम पर ये जो एक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फोर्स नहीं था, उस टाइम पे एग्जिस्ट में नहीं था। तो उस टाइम पर जब ये केस आया तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ करा कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट के केस हैं ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि वोमेन जो है इनसिक्योर समझने लगी हैं अपना आपको किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो उसको बचाने के लिए, इस हरेसमेंट से उन लोगों को, उन वोमेन को पर्टिकुलरली, तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ नॉर्म्स जो है डिक्लेयर किए इस केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी एक्ट नहीं बनाता है इस मुद्दे के ऊपर, सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर, इससे रिलेटेड, तब तक ये गाइडलाइंस, ये नॉर्म्स जो हम बना रहे हैं, इनको सभी स्टेट्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं क्या गाइडलाइंस या नॉर्म्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे, बताए गए थे, उसके बारे में। तो इन्हें हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा ये याद करने में भी इजी रहेगा। तो जो फर्स्ट गाइडलाइंस थी, वो फर्स्ट गाइडलाइन ये थी कि जो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी या जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो इंचार्ज है उस वर्क प्लेस का या उस इंस्टीट्यूशन का, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्ट ना हो उस वर्क प्लेस पर। इस तरह का वो प्रिवेंशन, या फिर कह सकते हो प्रिवेंशन स्टेप लेगा, या फिर इस तरह का डर वो वहाँ पर रखेगा या फैलाएगा। मतलब कि इस तरह के रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि लोग ऐसा काम करने से वहाँ पर डरें। और इसके साथ साथ वो एक प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा कि अगर ऐसा कोई एक्ट हो जाता है, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट वाला एक्ट हो जाता है, तो उसको किस तरह से उसको रिजोल्व किया जाए, किस तरह से उसको सेटल किया जाए। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टेप उसको लेने चाहिए, रिक्वायर्ड स्टेप, वो सारे स्टेप लेगा उस प्रोसीजर को बनाने के लिए। दूसरी गाइडलाइन की अगर बात करें, दूसरी गाइडलाइन ये है कि आखिर सेक्सुअल हरेसमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, किस एक्ट को, किस चीज़ को जो है सेक्सुअल हरेसमेंट में माना जाएगा, क्या चीज़ मानी जाएगी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 5 में से कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो बिहेवियर जो है सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा। पहली चीज़, किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर किसी पर्सन के द्वारा, मतलब कि मेल पर्सन के द्वारा, कलीग के द्वारा करा जाता है वोमेन के साथ, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, किसी भी तरह की डिमांड या रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर में। तीसरा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, मतलब कि कोई भी ऐसा साइन, कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जिससे कि वो सेक्सुअली लगे या हो। चौथा, शोइंग पोर्नोग्राफी दिखाना। पांचवा, किसी भी तरह का
ऐसा सेक्सुअल कंडक्ट, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो नॉन वर्बली हो, तो या फिर और कोई भी चीज़, ये सब इंक्लूड की जाएंगी सेक्सुअल हरेसमेंट में। वो सब ऐसे कंसिडर किया जाएगा, वो सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर आएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरी जो गाइडलाइंस थी वो था प्रिवेंटिव स्टेप, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे या फिर जो भी पर्सन इंचार्ज है उस वर्क प्लेस का, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी से हो, तो वो कुछ एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगा सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने के लिए। वो कौन कौन से स्टेप हैं? पहला, वो वहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोहिबिट करेगा सेक्सुअल हरेसमेंट को वर्क प्लेस पर बाय नोटिफिकेशन, मतलब किसी भी तरह का वो नोटिस लगाएगा वहाँ पर, ताकि लोगों को, चाहे वो रिटिन में हो या फिर वो चाहे वर्ड्स में, मतलब कि कुछ ऐसा लगाना किसी पिक्चर के फॉर्म में, किसी साइन के फॉर्म में हो, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट प्रोहिबिट है। दूसरा, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाई गई हैं, या फिर जो साथ में साथ उसके साथ साथ जो उस कंपनी में, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसमें जो रूल रेगुलेशन है जो कि प्रोहिबिट करते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट को, उनके बारे में वो ऐसे रूल रेगुलेशन बनाएगा और उनको भी फॉलो करेगा। जो गवर्नमेंट के हैं उनको भी वो फॉलो करके वो एक्सप्रेसिव तरह से शो करेगा और मेंशन करेगा अपनी रूल रेगुलेशंस में। तीसरा, वो जो वर्किंग कंडीशन है, मतलब वो एटमॉस्फेयर देखेगा, जो वर्किंग कंडीशन जो है वो जो है एप्रोप्रिएट कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट को जो बढ़ावा देता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हाइजीन का और चीज़ों का, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब अगर ऐसा कोई भी कंडक्ट होता है, कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो कि जिसमें ऑफेंस जो है, सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो आईपीसी के अंदर दिया हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट होता है जो किसी और लॉ में वो ऑफेंस है, तो एम्प्लॉयर जो है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी उसको वो कंप्लेन करेगा उसके बारे में। और साथ साथ जो एम्प्लॉयर है ये इंश्योर करेगा कि जो विक्टिम है या जो विटनेस हैं उस ऑफेंस के, उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, उनके साथ किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना हो, भेदभाव ना किया जाए सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड, मतलब कि जो विटनेस थे उनसे उनके साथ या विक्टिम के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेस पर, चाहे वो आपका एज के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो रिलीजन के अकॉर्डिंग हो, चाहे बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग हो। फिफ्थ है आपका डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट किया जाता है जो कि मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है, तो जो एम्प्लॉयर है वो उसके अगेंस्ट एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा उस एक्ट के ऊपर। जो भी रूल रेगुलेशन उस एम्प्लॉयर के द्वारा उस एक्ट होने के पर उनके लिए बनाए गए हैं, तो वो एक्शन वो लेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन। सिक्स की अगर बात करें, सिक्स है कंप्लेन मैकेनिज्म। देखिए, कंप्लेन मैकेनिज्म का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है, अब वहाँ पर उसके वर्क प्लेस पे कोई भी इस तरह का कंडक्ट, मतलब कि होता है या नहीं होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर एक कंप्लेन मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब कि अगर इस तरह का कोई भी एक्ट होता है तो विक्टिम उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो करे, किसको कंप्लेन करे, किसके पास जाए, तो ये पूरा आपका वहाँ पर क्रिएट होना चाहिए कि उसकी शिकायत वो किससे करे। ये सारी चीज़ें जो है पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद 7 पॉइंट की बात करें, कंप्लेन कमेटी। देखिए, कंप्लेन कमेटी की अगर बात करें तो जो ये कमेटी है इसके अंदर जो हेड होगी वो वोमेन होनी चाहिए, और कम से कम जो इसके जो मेंबर्स हैं वो भी फीमेल वोमेन ही होनी चाहिए, पर ये हाफ से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो फीमेल नहीं होने चाहिए। मतलब हाफ तक हो सकते हैं, हाफ फीमेल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है फीमेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है मेल ही उसमें रिक्रूट करेंगे इस कमेटी के अंदर, तो जो कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जो भी बॉस हैं या सुपरवाइज़र है वो किसी तरह का कोई प्रेशर बना रहे हैं, तो उससे बचने के लिए सीनियर लेवल की तरफ से कोई प्रेशर बन रहा है कि इसको, मतलब सपोज कि केस को रफा दफा करिए, किसी तरह से ख़त्म करिए क्योंकि कंपनी की बदनामी हो गई या कुछ, किसी तरह का कोई भी प्रेशर बन रहा है, तो उस केस में जो कंप्लेन कमेटी है वो थर्ड पार्टी की भी जो हेल्प कर सकती है, मतलब ले सकती है, उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे कि किसी भी एनजीओ या कोई भी अदर बॉडी है उसको
हेल्प ले सकती है, उसको बुला सकती है सेक्सुअल हरेसमेंट वाले केस में। और ये एनजीओ या ये थर्ड पार्टी जो है, मतलब कि जो हेल्प ली जा रही है जिसकी, इसको एक तरह से वो फैमिलियर होने चाहिए इस टाइप के केसों से, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट वाले जो केस हैं उनसे फैमिलियर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए उसके बारे में सब कुछ। देखिए, कंप्लेंट कमेटी जो बनाई जाएगी उसका ये काम होगा कि वो एनुअली रिपोर्ट बनाएगी और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है उसकी वो मतलब कि पूरी रिपोर्ट सेंड करेगी, और कि उसके द्वारा क्या कंप्लेन आई है उसके पास, मतलब कि कंप्लेन कमेटी के पास, और उसने उस पर क्या एक्शन लिया है। तो इसकी सारी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देगी कंप्लेन कमेटी। इसके साथ साथ अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर उसके यहाँ पर ऐसा हो रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट वाला कोई केस आ रहा है, तो उनके लिए भी ये है कि वो रिपोर्ट बनाएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबमिट करेंगे, और उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया ये भी सारे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। 8 पॉइंट है वर्कर इनिशिएटिव। तो इस पॉइंट में ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो जो वर्कर हैं उनको, जो एम्प्लॉय हैं उनको ये अलाउ करेगा कि वो मीटिंग के अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चन हैं या जो भी उनकी शिकायतें हैं या जो भी उनके सुझाव हैं वो रख सकें। उनको अलाउ करें इस चीज़ के लिए कि वो बताएं, उनको रोके नहीं इस चीज़ के लिए बताने। अगर वो ऐसा कुछ बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ सजेशन दे रहे हैं या कोई कंप्लेन करना चाह रहे हैं मीटिंग के अंदर या कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उनको रोके ना, उनको अलाउ करें इस चीज़ के लिए। 9th है अवेयरनेस। अवेयरनेस में ये है कि जो भी फीमेल एम्प्लॉय हैं, तो जो एम्प्लॉयर है उनकी ये ड्यूटी बनती है जो फीमेल एम्प्लॉय को इस चीज़ के लिए अवेयर कराएं कि आपकी ये राइट्स हैं। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है या कोई भी ऐसा इस टाइप का हरेसमेंट करता है तो आपको किस तरह से, आप क्या स्टेप लेंगे, क्या करेंगे, क्या चीज़ आपको रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उनको बताना चाहिए, अवेयर कराना चाहिए। 10 पॉइंट है थर्ड पार्टी हरेसमेंट। मतलब कि अगर कोई भी वोमेन है वो काम कर रही है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, वर्क प्लेस पर, तो अगर उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्ट होता है और वो एक्ट किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, जो कि आउटसाइडर है, जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है, मतलब कि बाहर का कोई पर्सन है, वो इस तरह का कोई एक्ट करता है, सेक्सुअल हरेसमेंट करता है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है या जो भी पर्सन इंचार्ज है उस जगह का, वो जो भी मतलब कि नेसेसरी स्टेप है वो उस पर्सन के अगेंस्ट या उस वोमेन को रेमेडी प्रोवाइड कराने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे जो स्टेप हैं वो लेगा। ये उसकी ड्यूटी बनती है उस वोमेन को प्रोटेक्ट करना उस सेक्सुअल हरेसमेंट से जो कि किसी आउटसाइडर के द्वारा किया जा रहा है। 11th गाइडलाइंस ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है कोई ना कोई रूल रेगुलेशन आपका अपने यहाँ पर अडेप्ट करेंगी और साथ में कुछ रूल रेगुलेशन कुछ ऐसी बनाएंगी ताकि इस तरह के एक्ट को प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके, रोका जा सके और वोमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके वो। और 12th पॉइंट है कि ये गाइडलाइंस जो भी प्रोवाइड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये किसी भी तरह से जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है उसमें जो राइट्स दिए गए हैं उनके अगेंस्ट नहीं होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्ट्रिक्टली कहा गया कि जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी एक्ट पास नहीं किया जाता है तो जब तक ये गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए सभी स्टेट्स के द्वारा स्ट्रिक्टली। और इसका पर्पस जो है एक तरह से जेंडर इक्वलिटी मतलब कि प्रोवाइड करना है वर्किंग वोमेन को, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये सेक्सुअल हरेसमेंट किया जा रहा है उनका वर्क प्लेस पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1997 के अंदर ये केस हुआ था, तो उसके बाद उसके बाद ये जितनी भी गाइडलाइंस थी ये फॉलो की गई और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा इसके ऊपर कानून बनाया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो 2013 में बना। जो केस हुआ था ये 1997 में गाइडलाइंस करी थी विशाखा वाले केस में जो मैंने आपको बताया, और जो एक्ट बना वो बना 2013 में। 9 दिसंबर 2013 में इसको इन्फोर्स किया गया और जो ये एक्ट बना ये उन्हीं गाइडलाइंस पर बेस्ड था।
जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आइए कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं कि किस सेक्शन में क्या था इस एक्ट के अंदर। तो इसको जो बांटा गया है 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इसमें जो टोटल सेक्शन है वो है 30 सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले चैप्टर में प्रीलिमिनरी और डेफिनेशंस आते हैं जो कि सेक्शन 1 से लेकर 3 तक है। उसके बाद दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी के बारे में, जो कि सेक्शन 4 में है। थर्ड चैप्टर की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेन कमेटी, जो सेक्शन 5 से लेकर 8 तक आता है। और उसके बाद फोर्थ में है कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो सेक्शन 9 से लेकर 11 तक आते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर है वो बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, जिसमें सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 18 तक आते हैं। सिक्स की अगर बात करें चैप्टर की, तो ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर, जिसमें कि सेक्शन 7 की बात करें 7 चैप्टर में ड्यूटी एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि सेक्शन 20 इसमें आता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है 8 मिसलेनियस, इसके बारे में बताता है और ये सेक्शन 21 से लेकर 30 तक इसमें सेक्शन आते हैं। तो ये सब इसके अंदर है। देखिए, अगर देखा जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ये एक तरह से वॉयलेशन है आर्टिकल 14, 15 और 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। क्योंकि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी के बारे में, बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और अगर सेक्शन 14 आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 14 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि अगर देखा जाए वर्क प्लेस पर भाई ये जो ऑफेंस हो रहा है, ये ऑफेंस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही हो रहा है, अनइक्वलिटी ही फैला रहा है। क्योंकि वो वोमेन है इसलिए उसका इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट किया जा रहा है उसके साथ। तो ये उन दोनों सेक्शन आर्टिकल का वोलेशन है और साथ साथ ये आर्टिकल 21 का भी वोलेशन है। क्योंकि आर्टिकल जो 21 है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ। हालांकि ये एक्ट बनने के बाद भी आज भी कितने ही केस सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट में हो रहे हैं, पब्लिक में भी प्राइवेट में भी हो रहे हैं। पर गवर्नमेंट का इस एक्ट को बनाने का पीछे पर्पज़ यही था कि इस टाइप के जो एक्ट्स हैं उनको किसी तरह से रोकना, प्रोहिबिट करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन एट वर्क प्लेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आज के टाइम पर मॉडर्न सोसाइटी में